एक लोकतांत्रिक देश की शासन व्यवस्था रूपी ये गाड़ी आखिर दौड़ती कैसे है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी दिलचस्प मुद्दे पर गहराई से बात करने वाले हैं। अक्सर एक बड़ी चमचमाती गाड़ी बाहर से तो सबको दिख जाती है, लेकिन उस गाड़ी को चलाने वाले जो अदृश्य हिस्से हैं उन पर ध्यान कम ही जाता है। लोकतंत्र भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। बाहरी ढांचों के पीछे कई ऐसी संस्थाएं हैं जो इस पूरे सिस्टम को चलाती हैं और बैलेंस रखती हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा मैकेनिज्म असल में कैसे काम करता है। बाहरी ढांचा तो दिख गया, पर गाड़ी का स्टीयरिंग, उसकी सीटें और उसके टायर्स, ये वो बेसिक हिस्से हैं जो असल में दिशा तय करते हैं और रफ्तार देते हैं। एक लोकतांत्रिक देश में ये हिस्से हमारी 3 प्रमुख संस्थाएं हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों मिलकर ये तय करते हैं कि देश की ये गाड़ी बिना पटरी से उतरे बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ती रहे। आज की इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह है। हम 6 सेक्शंस कवर करेंगे। पहला, फैसले कैसे लिए जाते हैं। दूसरा, संसद यानी कानून बनाने वाले। तीसरा, कार्यपालिका जो एक्शन लेती है। चौथा, प्रधानमंत्री और कैबिनेट। पांचवां, राष्ट्रपति की भूमिका। और छठा, न्यायपालिका एक रेफरी के रूप में। इस सफर में एक बहुत ही अहम पॉलिसी डिसीजन का उदाहरण लिया जाएगा, जिससे ये साफ हो जाएगा कि एक फैसला इन सारी संस्थाओं से कैसे होकर गुजरता है। तो आते हैं सेक्शन 1 पर, फैसले कैसे लिए जाते हैं। 1990 के SEBC आरक्षण आदेश पर एक नज़र। संस्थाओं के काम को समझने के लिए 13 अगस्त 1990 को भारत सरकार द्वारा जारी किए गए एक ऑफिस मेमोरेंडम को एक प्रैक्टिकल केस स्टडी के तौर पर देखना बहुत मज़ेदार है। ये सिर्फ कोई आम कागज का टुकड़ा नहीं था। इस एक फैसले ने पूरे देश में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी थी। अब लोकतंत्र में कोई भी बड़ा फैसला रातों रात हवा में नहीं बनता। इसके पीछे एक लंबा प्रोसेस होता है। इस टाइमलाइन को ही देख लीजिए। 1979 में मंडल कमीशन बनाया गया। 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। उसके पूरे एक दशक बाद 1990 में सरकार ने इस सिफारिश को लागू करने का ऑर्डर जारी किया और फाइनली 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी मोहर लगाई। ये साफ दिखाता है कि एक बड़े फैसले को इंस्टीट्यूशंस के कितने लंबे साइकिल से गुजरना पड़ता है। उस 1990 के आदेश का मेन पॉइंट बिल्कुल सिंपल था। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, जिन्हें ACBC कहा गया, सिविल पदों और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की घोषणा की गई थी। अब इस पर कुछ लोगों ने फुल सपोर्ट किया तो कुछ ने कड़ी नाराजगी जताई। लेकिन संस्थाओं के नजरिए से देखें तो ये किसी एक इंसान का डिसीजन नहीं था, बल्कि एक पूरे सिस्टम का नतीजा था। बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। संसद यानी कानून बनाने वाले। देश के लिए सबसे सुप्रीम अथॉरिटी यही है। चाहे कोई नेशनल डिबेट हो या मंडल कमीशन जैसी रिपोर्ट, उन सब पर सबसे पहले संसद में चर्चा होना एकदम जरूरी है। यही वो मंच है जहां पूरे देश से आए प्रतिनिधि राष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर मंथन करते हैं। हमारे संसद के 2 मुख्य सदन हैं। लोकसभा जो निचला सदन है, इसमें जनता डायरेक्ट अपने नेता चुनती है, और राज्यसभा जो ऊपरी सदन है, यहां चुनाव इनडायरेक्ट होते हैं और ये राज्यों को रिप्रेजेंट करता है। वैसे तो दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन चूंकि लोकसभा में डायरेक्ट जनता का मैंडेट होता है, इसलिए अल्टीमेटली वही ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। लोकसभा ज्यादा ताकतवर क्यों है? इसके रीजंस बिल्कुल साफ हैं। एक तो यहां मेंबर ज्यादा होते हैं। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, पैसों से जुड़े किसी भी मामले यानी मनी बिल पर लोकसभा का ही पूरा कंट्रोल होता है। राज्यसभा ऐसे बिल को ज्यादा से ज्यादा 14 दिन रोक सकती है, खारिज नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम तभी तक पावर में है जब तक उनके पास लोकसभा का मेजॉरिटी सपोर्ट है। सेक्शन 3, कार्यपालिका यानी कार्यवाही करने वाले। एक बार संसद ने कोई रास्ता तय कर लिया तो उस पर चलने का काम कार्यपालिका का होता है। अगर संसद गाड़ी का इंजन है तो कार्यपालिका वो ड्राइवर है जो उन निर्देशों के हिसाब से गाड़ी को आगे बढ़ाती है। कार्यपालिका भी 2 हिस्सों में बंटी होती है। एक है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जिसमें चुने हुए मंत्री आते हैं। इनका टर्म 5 साल का होता है और फाइनल डिसीजंस इन्हीं के होते हैं। दूसरी होती है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसमें IAS ऑफिसर्स जैसे सिविल सर्वेंट्स आते हैं। ये लंबे समय तक सेवा में रहते हैं और एक्सपर्ट्स होते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1990 का जो ACBC ऑर्डर था, उस पर किसी मंत्री ने नहीं, बल्कि एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी एक जॉइंट सेक्रेटरी ने ही सरकार की तरफ से साइन किए थे। सेक्शन 4, प्रधानमंत्री और कैबिनेट, सरकार का कोर सेंटर। भले ही कागजों पर साइन किसी अधिकारी के हों, लेकिन प्रैक्टिकली पावर का सबसे बड़ा सेंटर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट ही होती है। रोजमर्रा की नीतियां तय करने में इनका रोल सबसे प्रभावशाली होता है।
अब प्रधानमंत्री अकेले तो सब कुछ नहीं संभाल सकते, इसलिए वो लगभग 60 से 80 मंत्रियों की एक टीम बनाते हैं। इस टीम की 3 लेयर्स हैं। सबसे टॉप पर होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, करीब 25 बड़े नेता जो मेन मिनिस्ट्रीज संभालते हैं। फिर आते हैं राज्य मंत्री, जिनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है, जो छोटे विभागों को देखते हैं। और तीसरे नंबर पर होते हैं राज्य मंत्री, जो बड़े कैबिनेट मंत्रियों को उनके काम में असिस्ट करते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर गवर्नमेंट को स्मूथली चलाने के लिए बनाया गया है। सेक्शन 5 राष्ट्रपति की भूमिका। देखिए, सरकार के मुखिया तो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन देश के मुखिया राष्ट्रपति होते हैं। ये देश की सबसे बड़ी फॉर्मल अथॉरिटी हैं, जिनका मेन काम ये देखना है कि सारी संस्थाएं संविधान के दायरे में रहकर ठीक से अपना काम कर रही हैं या नहीं। राष्ट्रपति के पास बहुत व्यापक शक्तियां होती हैं। संसद से पास होने वाला कोई भी नया कानून उनके साइन के बिना लागू नहीं हो सकता। वो प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है, वो ये सारे काम आमतौर पर प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। सेक्शन 6 न्यायपालिका यानी हमारा रेफरी। सोचिए, अगर सरकार के किसी फैसले पर जनता में भारी विवाद हो जाए तो क्या होगा? वहां जरूरत पड़ती है एक अनबायस्ड रेफरी की। न्यायपालिका एक तरह से ब्रेक्स और सेफ्टी चेक्स का काम करती है, ताकि विवादों को सही तरीके से सुलझाया जा सके। न्यायपालिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्वतंत्रता में छिपी है। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है कि हमारी अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के कंट्रोल से पूरी तरह आज़ाद हैं। ये आज़ादी बिल्कुल क्रूशल है, ताकि बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर या डर के लोगों को फेयर जस्टिस मिल सके और उनका कोर्ट्स पर भरोसा हमेशा बना रहे। अगर 1990 के उस आरक्षण आदेश पर वापस जाएं, तो भारी विरोध के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसे मशहूर इंदिरा साहनी केस के नाम से जाना गया, जहां 11 जजों की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने उस ऑर्डर को वैलिड तो माना, लेकिन एक बड़ा चेंज किया। उन्होंने आदेश दिया कि क्रीमी लेयर को इस आरक्षण से बाहर रखा जाए। इस तरह न्यायपालिका ने एक बहुत बड़ा विवाद पूरी तरह से सेटल कर दिया। इन सभी संस्थाओं को देखने पर एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि एक सफल लोकतंत्र का असली मतलब ही है सबके साथ विचार विमर्श करना। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के काम पर नजर रखती हैं और बैलेंस बनाती हैं। हाँ, इस प्रोसेस में ढेर सारे नियम और बैठकों की वजह से डिसीजन में देरी जरूर लगती है, लेकिन यही डिले ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में या तानाशाही तरीके से ना लिया जाए। तो इस चर्चा के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या लोकतंत्र का ये धीमा प्रोसेस एक खामी है या यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है? संस्थाओं का ये आपसी तालमेल ही तो वो असली इंजन है जो देश को सुरक्षित और सही दिशा में आगे बढ़ाता है। इसी थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है।